आप सबका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। इसी प्रश्न पर हम विधिवत चर्चा करने वाले हैं कि इस प्रश्न को लिखने के लिए किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना था, किन बिंदुओं को अपने उत्तर में समाहित करना था। प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। और आप में से अधिकतर लोगों ने जो रेगुलर आंसर राइटिंग करते हैं, अधिकतर का मतलब जो रेगुलर आंसर राइटिंग करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने बेहतर उत्तर लिखने का प्रयास किया है और कुछ का उत्तर बहुत ही अच्छा रहा है। एक प्रकार से देखें तो सारी चीज़ों को आपने अपने उत्तर के माध्यम से दिखाया है। तो चलिए, जिन लोगों की कमियाँ रह गई थी उनके लिए हम प्रयास कर लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। अब आपको बताना है कि किस प्रकार से भारतीय कला और जो हमारी विरासत है उनका संरक्षण वर्तमान समय में आवश्यक हो जाता है, आवश्यकता है वर्तमान समय में उनको संरक्षित करने की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा देश भारत जो है ये समृद्ध विरासत वाला देश है। हमारे देश भारत में मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की विरासतें आपको देखने को मिलती है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो इतिहास है, सारी चीज़ें यदि देखा जाए तो भारत में बहुत विविधता मिलती है इन सारी चीज़ों में। और निश्चित रूप से यदि हम अगली पीढ़ी को इसको देना चाहते हैं, अगली पीढ़ी तक अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने जो हमारे कार्यक्रम है, जो हमारे दर्शन है, इनको यदि हम अगली पीढ़ी तक लेके जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में हमें इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान दौड़ भाग वाले जीवन में, वर्तमान औद्योगिकीकरण के जो प्रयास हो रहे हैं, इस दौरान क्या हो रहा है कि जो हमारी विरासत है उनका क्षरण हो रहा है। जो हमारी सभ्यता है उनका हम लगातार उनको हम भूलते जा रहे हैं, भुलाते जा रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है हम उससे लगातार दूर होते जा रहे हैं। तो आपको किस प्रकार से इनकी संरक्षण की आवश्यकता है, चीज़ों को आपको समझाने की ज़रूरत है। तो प्रस्तावना में आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं कि हमारा देश भारत एक विस्तृत, विविध, समृद्धि विरासत वाला देश है और हमारे देश में मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के विरासत आपको देखने को मिलती है। मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की संस्कृतियों में, दोनों तरह की विरासतों में हमारा देश एक प्रकार से देखा जाए तो विविधता वाला देश है। यहाँ पे विविध प्रकार के जो कलाकृतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के संस्कृति है, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के दर्शन है, इन सब का समन्वय यहाँ पे देखने को मिलता है। और यदि हम अपनी अगली पीढ़ी तक इन सब को पहुँचाना चाहते हैं, इन सब के बारे में अपनी अगली पीढ़ी को बताना चाहते हैं, उसको जागरूक करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि इसका संरक्षण किया जाए। क्योंकि वर्तमान दौड़ भाग की ज़िंदगी में, वर्तमान औद्योगिकीकरण के इस दौर में लोग अपनी संस्कृति, अपने दर्शन से दूर होते जा रहे हैं, अपनी विरासत, अपनी जो उनकी परंपरा रही है उससे दूर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो आइए देख लेते हैं किन बिंदुओं पर हम कह सकते हैं कि संरक्षित करना आवश्यक है। आप जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, वो हमें क्या याद दिलाती है, वो हमें क्या दिखाती है? वो हमारे गौरवशाली इतिहास को दिखाती है। हमारे गौरवशाली इतिहास का एक आईना है वर्तमान समय में जो हमारी विरासतें हैं, वर्तमान समय में जो हमारी संस्कृति है। इसलिए यदि हम उस अपने गौरवशाली क्षण को, उस गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं और उसको, उसके एवज में, उसके माध्यम से यदि भारत को कुछ आर्थिक लाभ देना चाहते हैं, किस प्रकार से? पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देकर, तो निश्चित रूप से इनके संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। तो आइए देख लेते हैं किन बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं कि इनको संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। भारत लगातार प्रयास कर रहा है, ये भी आप देख रहे होंगे, भारत का पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार लगातार विरासतों को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। और आप यह भी देखते होंगे कि वैश्विक एक संस्था है, एक वैश्विक
संस्था है जिसके माध्यम से विश्व के समस्त ऐसे विरासतों का संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको धन मुहैया कराया जा रहा है और उनको लगातार उनको जो है उन देशों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत का जो है पहचान करें, उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। तो आप सब इस संस्था से परिचित ही होंगे कि यूनेस्को लगातार प्रयास कर रहा है और यूनेस्को ने भारत में भी कई स्थलों की पहचान की है जिनको विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। तो आइए बात कर लेते हैं कि किन बिंदुओं पर संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों है, उनके बारे में डिटेल से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राचीन कला संस्कृति एवं स्मारकों से राष्ट्र का गौरव जुड़ा होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भारत का गौरवशाली जो इतिहास है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से पता चलता है, तो वो हमारे स्मारकों से पता चलता है, हमारी संस्कृति से पता चलता है और हमारी जो प्राचीन कला थी वहाँ से पता चलता है। तो इन सब के लिए आप सब जानते होंगे कि इस गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए हमें अपने आप को प्रेरित करने की आवश्यकता है जिससे इसको संरक्षित किया जा सके और इसके लिए आवाज़ भी उठाने की ज़रूरत है। दूसरी बात आती है कि प्राचीन कलाओं एवं हस्तकलाओं को संरक्षित किए जाने से ही भविष्य की पीढ़ियों तक इसका स्थानांतरण किया जा सकेगा। निश्चित रूप से यदि हम प्राचीन कलाओं को अपने हस्तकला के और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या अब भारत में इकाई दहाई मतलब 1 से 2 रह गई है। तो निश्चित रूप से ऐसी भाषाओं को, ऐसी संस्कृति को हमें संरक्षित करना है यदि हम अपनी अगली पीढ़ी को उसको देना चाहते हैं, उस गौरवशाली इतिहास को अगली पीढ़ी को उससे रूबरू कराना चाहते हैं, तो निश्चित रूप में इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। और यदि आप देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि यूनेस्को लगातार प्रयास कर रहा है और यूनेस्को भारत में भी बहुत सारे स्थलों को विरासत स्थल के रूप में घोषित कर चुका है, विरासत स्थल के रूप में मान्यता दे दिया है। इसके आगे यदि हम बात करें प्राचीन कलाओं, आप जानते हैं जो हमारी प्राचीन कला है, चाहे आप चित्रकारी की बात करें, चाहे कसीदाकारी की बात करें, चाहे नृत्य की बात करें या संगीत की बात करें, इसमें भाषा भी आप लिख सकते हैं। तो चाहे चित्रकारी, कसीदकारी, नृत्य, संगीत, भाषा, इन सबको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे गौरवशाली इतिहास से, हमारी गौरवशाली परंपरा से, हमारी गौरवशाली संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसलिए इनका संरक्षण नितांत आवश्यक है। और इस तरह की जैसे आप चित्रकारी देखते हैं, कसीदाकारी देखते हैं, नृत्य या संगीत, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समूह हैं, कुछ ऐसे निर्जातीय समूह हैं, कुछ ऐसे जनजातीय समूह हैं जो इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के माध्यम से उनके आय का साधन मतलब उनके रोजगार का जो साधन है वो यही है कि पुरानी परंपरा को जीवित किए हुए हैं, इसी के माध्यम से वो अपनी आय अर्जित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो इस हमारी गौरवशाली परंपरा पर, गौरवशाली इतिहास पर बहुत सारे लोगों की जीविका चल रही है, उसी के सहारे बहुत सारे लोगों की जीविका चल रही है। तो निश्चित रूप में इसको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है जिससे इनके रोजगार इनका बना रहे, इनका रोजगार ना छिने। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, आप किसी भी पर्यटक स्थल पर जाइए तो वहाँ आपको गाइड मिलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पर्यटक स्थल, मान लीजिए आपने ताजमहल आप घूमने गए तो आपको वहाँ पे गाइड मिलेगा। तो जो गाइड है उसकी आजीविका का साधन क्या है? उसकी आजीविका का साधन ताजमहल है। और यदि आज ताजमहल है, कल ताजमहल मान लीजिए किसी कारण बस नष्ट हो जाता है, नहीं रहता है, तो क्या देखने को मिलेगा कि जो लोग उस पर आश्रित थे, जिन लोगों की आजीविका उस पर आश्रित थी, निश्चित रूप से वो बेरोजगार होंगे और उनके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। और ताजमहल की वजह से, ताजमहल का एक बेहतर उदाहरण है, ताजमहल की वजह से आप देख लीजिए क्या कि आगरा का नाम यदि जाना जाता है तो ताजमहल की वजह से जाना जाता है। वहाँ पे जो लोकल व्यवसायी हैं, लोकल जो होटल वाले हैं, इन सबको रोजगार मिलता है। कहाँ से मिलता है? जब विदेशी वहाँ पे आते हैं या हमारे देश के ही लोग वहाँ घूमने जाते हैं, तो एक प्रकार से जो वहाँ का लोकल मार्केट है वो सारा चीज़ें क्या है, पर्यटन पर आधारित है, पर्यटन पर आधारित ही पूरा आगरा लगभग पर्यटन पर आधारित है। तो निश्चित रूप से यदि इन लोगों का रोजगार छिनता है, यदि किसी तरह से किसी कारणवश ताजमहल नष्ट होता है, ताजमहल की जो संस्कृति है वो समाप्त होती है, तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ी आबादी जो इन सब पर निर्भर थी वो प्रभावित होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं और क्या बिंदु हैं। इसके बाद आप जानते हैं प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करने के माध्यम से पर्यटन उद्योग को गति प्रदान की जा सकती है और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास किया जा रहा है? पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई नई पहलें प्रारंभ की जा रही हैं। तो इसको तो नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि आपके यहाँ पर्यटन उद्योग बेहतर है, यदि आपके यहाँ पर्यटन उद्योग बेहतर है, बाहर से पर्यटक भारत में आएंगे तो विदेशी मुद्रा लेकर आएंगे, मतलब हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर्यटन उद्योग एक प्रकार से देखा जाए तो बेहतर माध्यम है विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए। तो हमें पर्यटन के क्षेत्र में लगातार प्रयास करना होगा। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं, विश्व के ऐसे कुछ देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन उद्योग पर आश्रित होती है। ऐसे देशों का आप उदाहरण के रूप में द्वीपीय देशों को ले सकते हैं, जैसे मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, सेशेल्स हो गया, मदागास्कर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पर्यटन पर ही निर्भर है। आप यूरोप के कुछ देशों को ले लीजिए, आप तुर्की को ले लीजिए, तुर्की में भी एक बहुत बड़ा पर्यटन उद्योग का व्यवसाय है, बहुत बड़ा विस्तार है। तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि विश्व के कई सारे देश हैं जो आज बेहतर स्थिति में हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे पर्यटन उद्योग का विकास बेहतर ढंग से हुआ है, उसके संबंधित नीतियों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया जा रहा है, पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा पर्यटन उद्योग है, यदि उसको बढ़ाया जाए और ये प्राचीन धरोहरों को संरक्षित कर हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत कोई पर्यटक आता है तो वो प्राचीन धरोहरों को देखने ही जाता है। भारत कोई पर्यटक यदि विदेशी आता है तो निश्चित रूप से आगरा जरूर जाएगा, निश्चित रूप से मथुरा जाने का प्रयास करता है, दिल्ली आने का प्रयास करता है, मध्य प्रदेश जाने का प्रयास करता है। तो क्यों? प्राचीन धरोहर जो है उसको देखने का प्रयास करता है, उसको समझने के प्रयास करता है। तो ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा क्या है? अनियोजित तथा अंधाधुंध विकास से प्राचीन स्मारकों को क्षति पहुंची है। आप देख सकते हैं लाल किले को, आप देख लीजिए कि लाल किले को यदि आप देखने जाते हैं तो निश्चित रूप में लाल किला जैसे 10 वर्ष पहले रहा होगा, वर्तमान समय में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। मतलब क्षति लगातार हो रही है और उसकी मरम्मत उस अनुरूप नहीं की जाती है, जिससे प्राचीन धरोहरों का लगातार क्षरण होता रहता है। आप उदाहरण के लिए ताजमहल को देख लीजिए, ताजमहल का जो क्षरण हो रहा है उसके लिए तो लगातार वैश्विक स्तर से आवाज़ें उठती हैं, वैश्विक समाचार पत्रों में भी उसकी बातों को जो है जगह मिलती है। तो क्यों हो रहा है? तो हमें ज़रूरत है कि जो हम अंधाधुंध विकास कर रहे हैं उसको कंट्रोल करें, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में साथ चलें, जिससे पर्यावरण संरक्षण और विकास साथ साथ चल सके। तो निश्चित रूप से प्राचीन स्मारकों को जो है संरक्षित किया जाने का प्रयास किया जा सकता है और संरक्षित किया जा सकता है। सबसे लास्ट में हम देखते हैं अवैध कब्जा। भारत में कुछ ऐसे प्राचीन स्मारक है जिस पर ना राज्य सरकारें ध्यान दे रही है और ना हमारी केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। ऐसे जो स्मारक हैं वो तो नष्ट तो हो ही रहे हैं, साथ ही जो उनकी भूमि संपदा थी वो लगातार अवैध अतिक्रमण का शिकार हो रही है। तो आवश्यकता है कि जो हमारे प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो हमारी प्राचीन धरोहर है, उनको संरक्षित किया जाए। यदि अवैध कब्जा कहीं पे हुआ है तो उसको समाप्त किया जाए। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में प्राचीन धरोहरों का संरक्षण आवश्यक है। इसके बाद आप देखते हैं भारतीय संविधान को आप देख लीजिए तो 49 और 51 में क्या देखने को मिलता है कि भारत की सामसिक ये जो हमारी विरासत है, भारत की जो विरासत है, प्राचीन विरासत है, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए भी कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं, तो आपको देखना चाहिए 51 का और आपको 49 के बारे में देखना चाहिए। तो मतलब भारतीय संविधान में भी इस बात की बात की गई थी, यह बात स्वीकार किया गया था कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारे विरासत हैं, उनको संरक्षित किया जाना चाहिए, उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है। तो किन बिंदुओं पर किया जा सकता है, ये बिंदु आपने लिख लिया, प्रस्तावना में क्या लिखना था वो आपने लिख लिया। अब आपको लिखना है, लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। तो आप निष्कर्ष में क्या लिखोगे? निष्कर्ष में आपको लिखना है कि भारत सरकार लगातार
विरासतों के संरक्षण के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए, हमारे दर्शन को संरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया था, विरासतों के संरक्षण से संबंधित निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया था, जिसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र से जोड़ा जा रहा था कि वो भी प्राचीन धरोहरों के संरक्षण में अपना योगदान दें और जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हृदय योजना, जो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय चला रहा है, हृदय योजना के माध्यम से भी केंद्र सरकार लगातार प्राचीन धरोहरों, विरासत स्थलों को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार स्वयं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत योजना के माध्यम से धरोहरों के संरक्षण के प्रति लगातार प्रयास कर रही है, लगातार कार्य कर रही है। तो इन योजनाओं को आप समग्रता से लिख सकते हैं, अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं कि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हम सबको, सरकारें ही नहीं, हम सबको भी ज़रूरत है, हम सबकी भी ये आवश्यकता है, हम सबका भी यह कर्तव्य है कि हम धरोहरों को संरक्षित करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी को हम अपने गौरवशाली इतिहास की गाथा को बता सकें। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जाए, ऐसे तो ज़्यादातर लोगों ने बेहतर प्रयास किया है, लेकिन जिनकी कमियां रह गई हैं उनकी कमियां दूर होंगी और इसी तरह से आप हमारा सहयोग करते रहें। निश्चित रूप से अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि कोई कमी ना रह जाए आपकी तैयारी में, और जब भी आप पीटी पास करके मुख्य परीक्षा में आएँ तो मुख्य परीक्षा उसी बार आपका क्वालिफाई हो जाए, यह हमारा प्रयास है। तो निश्चित रूप से यदि आप हमारे साथ इसी तरह से लगे रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन ज़रूरत क्या है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपके द्वारा की जानी चाहिए, तभी यह हो सकता है। तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।